स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी सिन्हा आदर्श विद्या मंदिर से आज आप लोगों को आपके साइंस सिलेबस के लास्ट है ना चैप्टर, लास्ट चैप्टर नहीं कहना चाहिए, चैप्टर के लास्ट टॉपिक की स्टडी करवाऊंगी। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़े थे, तो आज हम हमारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, जिसमें हम लोग साइकिल्स पढ़ेंगे, कार्बन का, नाइट्रोजन का। हमारे सिलेबस में कार्बन का साइकिल दिया हुआ है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है कि हमारी पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं, हमने तत्वों के आवर्तीकरण में पढ़ा है ना। ये तत्व पर्यावरण में ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। उनकी अवस्थाएं कैसी होती है? अलग अलग होती है। इनमें से कुछ तत्व जीवधारियों के शरीर निर्माण में काम आते हैं। सही बात है, हमारे शरीर के निर्माण के काम में कुछ तत्व भी आते हैं। किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न पदार्थ बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है? कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। प्रोटीन में क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है, वसा है, आदि का निर्माण होता है। ठीक है, इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होता है। तो चलिए फिर इसको हम कार्बन चक्र को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बढ़िया कार्बन चक्र आपको बताया गया है। देखो, सबसे पहली बात, कार्बन कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तो कार्बन हम क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइसिकल बोलती हूँ, है ना, आपके क्या चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, बड़े बड़े आपके ट्रक चल रहे हैं, यहाँ सबसे इनके सबके ईंधन के दहन से कार्बन उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जीवाश्म ईंधन का दहन हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पर हमारा जो ट्रैक्टर चल रहा है उसमें भी उसको चलने के लिए ईंधन लिया गया है, जो भी लिया है, पेट्रोल डीजल, है ना। तो उनके जलने से भी वायुमंडल में गैस मतलब उनके जलने से कार्बन निकलती है। ठीक है, अब वो वायुमंडल में जा कर के मिलती है और क्या बना लेती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है ना। सॉरी, वायुमंडल में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन। ठीक है, वो क्या करती है? कार्बन उसके साथ जाकर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। और कहाँ से आता है? ठीक है, पौधे। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? ग्रहण, है ना, मतलब पौधों में कार्बन संचित रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इस तरह का प्रोसेस चलता है, तो है ना। वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ये प्रोसेस होता है, कार्बन जो है मिलता है। पौधे एवं जंतुओं की श्वसन क्रिया से निकलने वाली कार्बन है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में कार्बन का उपयोग, यानी भोजन बनाने में कार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें मिलता है। ठीक है, ये तो आप समझते ही हैं। जंतुओं द्वारा पौधों को खाया जाना। ठीक है, मिट्टी में संचित कार्बन, मिट्टी में भी कार्बन रहती है। अब अपघटित पदार्थ, देखो हमने जो भी भोजन किया, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो उनका अपघटन शुरू कर देते हैं, है ना। अपघटन शुरू कर देते हैं मतलब उनमें क्या, अपघटित पदार्थों में क्या होता है? कार्बन होता है। अपघटित होने वाले पौधों द्वारा उत्पादित कार्बन, जीवाश्म ईंधन से संचित कार्बन। फिर से देखो, यहाँ से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यानी कार्बन पूरी तरह से फैला हुआ है ना। तो ये मेरा कार्बन चक्र हुआ। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है? प्रकृति में कार्बन चक्र, है ना, आपके दिया हुआ है कि प्रकृति में कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय रूप में चक्र के रूप में चलते रहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से, मैं बता रही थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड लोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना, और O2 गैस रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। इन पदार्थों का कुछ भाग कोयला, चूना, पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है, किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है। फिर से प्रोसेस वही होता है, आती है, जाती है, मिल जाती है, उत्पादन होता है, फिर से अपघटन होता है, फिर से वो वायुमंडल में मिल जाती है। किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चली जाती है। पौधे और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाती है। जब जंतु पौधे को खाते हैं तब कार्बनिक पदार्थ जंतुओं में पहुंचते हैं।
अंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पौधे जंतुओं के मृत शरीर एवं अंगों के सड़ने आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार यह कार्बन चक्र चलता रहता है, चक्र है जो हमेशा चलते रहता है। ठीक, अगला पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का हस्तक्षेप। मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कहीं भी अगर हस्तक्षेप करता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है ना, उसकी पूरी लाइफ वो चेंज कर देता है। तो ये तो पारिस्थितिक तंत्र की बात है, जिसमें अगर मनुष्य अपना टांग लड़ा रहा है, अड़ा रहा है ना, तो फिर कुछ न कुछ तो परिवर्तन उसमें होगा ही। देखो, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्य कई तरह से प्रभाव डालता है, सही है। कार्बन के चक्रीकरण को ही देखें तो जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, ये भी सही है। हम ही तो उपयोग करते हैं जीवाश्म ईंधनों का, हम ही तो उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं कार्बन साइकिल में, तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम ये तो इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि नुकसान पहुँचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीवों को से बचने के लिए धान पे अन्य तरह के मतलब कीटनाशी कवकनाशी दवाओं का हम उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ रसायनों का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, किंतु कुछ लंबे समय तक के अगर मिट्टी पर पड़े रहे तो मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये नहीं, देखो धान के उस खेत के पारिस्थितिक तंत्र पर हम ही उसको प्रभावित कर रहे हैं, है ना, कीटनाशी कवकनाशी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे उसके भाग हैं जो लंबे समय तक रहे तो मिट्टी अनुपजाऊ होगी, जो हमारे लिए नुकसानदायी है ना। कभी कभी ये फसलों द्वारा अवशोषित होकर उन फसलों को खाने वाले मनुष्यों और पशुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह सा प्रभाव पड़ता है। हम कृत्रिम रूप से, है ना, उसमें क्या डालते हैं, खाद डालते हैं या फिर यूँ कहे कवकनाशी कीटनाशी डालते हैं, जो क्या होता है कभी कभी मिट्टी में उपस्थित पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको हम खाते हैं और हमारा ही स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में मानव के हस्तक्षेप से बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये तो हमने पढ़ लिया। चलिए, तो आने वाले क्लास में हम हमारे नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर हमको और पढ़ना है। तो आई होप आप लोग को मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे होंगे। आप लोग और अच्छे से बुक को स्टडी कीजिए और भी ये टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।